नमस्कार मित्रों, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने संस्कृत विभाग में जो स्कूल लेक्चरर की राजनीति विज्ञान का जो परीक्षा हुई थी और उसका जो पेपर आया था, उसके पहले 18 प्रश्न मैंने उसके जवाब आपको बताए थे और उसको थोड़ी व्याख्या भी की थी। आज उससे आगे चलते हैं। 19वें प्रश्न से मैंने बताया था कि बीच के प्रश्न मेरे पास नहीं थे, अब वो आ गए थे और उनको मैंने देख लिया है और अब उनको मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ 19 प्रश्न से आगे। ठीक है, 19वां प्रश्न जो है वो है कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने कहा कि शक्ति प्रभावी सामूहिक कार्रवाई के लिए प्रतिबद्धताओं या दायित्वों को जुटाने का एक सामान्यीकृत माध्यम है। संसाधन की एक सामान्यीकृत सुविधा जो वैधता के स्वीकृत रूपों पर टिकी हुई है। देखिए, इसमें किस विचारक ने कहा? इन्होंने 4 विचारक बताए हैं: मिशेल फुको, चार्ल्स सी लिंडब्लॉम, स्वीटन ल्यूक्स और टैलकॉट पार्सन। मैं वापिस से पढ़ता हूँ क्योंकि देखिए, सवालों के जवाब जो आप कहते हैं ना, सवाल बड़े मुश्किल आते हैं। वो मुश्किल इसलिए आते हैं कि आप उसको सरसरी निगाह से पढ़ते हैं, तब आपको समझ में नहीं आता, ये शब्द ही समझ में नहीं आते। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें और इसका अर्थ क्या है, इसको अगर समझ जाएंगे तो आपको वो थिंकर याद आ जाएगा कि कौन हो सकता है, या आपको ये आ जाएगा कि ये तो नहीं हो सकता, ये विचारक तो नहीं हो सकता क्योंकि उसके विचार ऐसे नहीं हो सकते। तो जो बचेगा वो उसका उत्तर है। तो उसको इस तरह से प्रश्नों को उत्तर देखने का प्रयास करें। इसलिए इसमें देखिए, जो शक्ति की परिभाषा दी है वो है प्रभावी सामूहिक कार्रवाई के लिए प्रतिबद्धताओं या दायित्वों को जुटाने का एक सामान्यीकृत माध्यम है। ये पहला उसका भाग है और दूसरा भाग उसका एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा क्यों है। देखिए, इस पहले भाग में इसका उत्तर छुपा हुआ है। प्रभावी सामूहिक कार्रवाई के लिए प्रतिबद्धताओं या दायित्वों को जुटाने का एक सामान्यीकृत माध्यम है। इसका अर्थ क्या है कि विचारक शक्ति को जो परिभाषित कर रहा है वो इस तरह से कर रहा है कि जिससे समाज में सामूहिक कार्रवाई को जुटाने के लिए वो एक माध्यम के रूप में काम कर रहा है, यानी वो समाज को बनाए रखने के लिए काम कर रहा है। शक्ति इज अप्लाइड और डिफाइंड टू प्रोटेक्ट द सिस्टम। आप समझे इसका अर्थ कि शक्ति प्रभावी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्धताओं या दायित्वों को जुटाने का एक सामान्यीकृत माध्यम है। तो इसमें शक्ति की परिभाषा दी गई है कि वह सकारात्मक है, इस अर्थ में कि वह समाज को बनाए रखने में सहायता करती है। और ये माध्यम किस पर आधारित है, ये बात का दूसरा भाग है इसका, कि संसाधन की एक सामान्यीकृत सुविधा जो वैधता के स्वीकृत स्वरूपों पर टिकी हुई है, यानी लेजिटिमेट होती है। वो लेजिटिमेट पावर जो है वह उसको परिभाषित किया है इन्होंने। अब देखिए, जो इसमें जो विचारक हैं उनमें एक एक को आप अलग करते जाइए। पहले तो इसमें देखिए, इसमें फंक्शनलिस्ट कौन है, यानी जो ये बेसिकली ये परिभाषा एक प्रकारवादी विचारक की परिभाषा है, क्योंकि प्रकारवादी जो है, जो मैंने बताया था शायद आपको, आमंड पावेल जो इसको काम में लेते हैं, वो मूलतः व्यवस्था को बचाने के लिए जो प्रकार्य हो रहे हैं उनकी व्याख्या करते हैं। भारत में भी भारतीय प्रजातंत्र के बारे में रजनी कोठारी ने जो काम किया है उसको, वो उनको प्रकारवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारत में जाति की व्यवस्था को जस्टिफाई किया है कि प्रजातंत्र को बनाए रखने में जाति की महत्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका है। वो जाति तोड़ने की बात नहीं करते हैं, वो रिवॉल्यूशन की बात नहीं करते हैं, व्यवस्था को सुधारने की बात नहीं करते हैं कि ये फ्यूडल एलिमेंट है, इसको खत्म किया जाए, क्योंकि जाति प्रथा एक फ्यूडल सिस्टम है, हायरार्किकल सिस्टम है, इसको खत्म किया जाए, इसकी बात रजनी कोठारी नहीं करते हैं। इसलिए रजनी कोठारी एक प्रकारवादी विचारक है। इन चारों में प्रकारवादी विचारक कौन है? मिशेल फुको तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो बहुत ही क्रांतिकारी विचारक है, पोस्ट मॉडर्निस्ट, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है। तो स्ट्रक्चरलिस्ट ही नहीं है, प्रकारवादी तो स्ट्रक्चरलिस्ट होते हैं।
संरचनाओं की बात करते हैं तो वो तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है, उसके बाद की बात करता है, संरचनाओं को तोड़ने की बात करता है, वो तो शक्ति को परिभाषित ही अलग तरह से करता है, तो इसलिए फूको हो नहीं सकता। जो दूसरे विचारक इसमें हैं वो कौन कौन से हैं, वो आप देखिए, वो हैं स्टीवन ल्यूक्स। स्टीवन ल्यूक्स जो है वो शक्ति के नकारात्मक पक्ष को महत्व देता है। आप देखेंगे अगला प्रश्न उसी पर है। तो वो नकारात्मक पक्ष यानी वो शक्ति का जो मैनिपुलेटिव एस्पेक्ट है उसको ज्यादा महत्व देने की को देता है, इसलिए वो भी फंक्शनलिस्ट नहीं है। वो तो मैनिपुलेटिव जो एस्पेक्ट होता है वो तो अल्टीमेटली समाज व्यवस्था को नष्ट करता है, इसलिए वो भी इसका उत्तर नहीं हो सकता। इसका उत्तर ये भी नहीं हो सकता कि जो चार्ल्स लिंडबॉर्म है, क्योंकि वह शक्ति के सिद्धांत के बजाय वह शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है, डिसीजन मेकिंग कैसे होती है पावर की, उसके ऊपर ज्यादा बल देता है। अगर आपके ने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो कौन विचारक बचा, वो बचा टॉलकट पार्सन। अब पार्सन एक फंक्शनलिस्ट है, यानी आप पहले ही अगर ये तीन विचारकों की बात न करें और अगर आप थोड़ा सा आपने स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म पढ़ा होता, बिहेवियरलिज्म पढ़ा है, तो आप इसका उत्तर खोज सकते हैं तुरंत, क्योंकि ये इसमें बिहेवियरलिज्म में या जो व्यवस्था सिद्धांत है या संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत है उसमें टॉलकट पार्सन का नाम आता है, क्योंकि वह व्यवस्था सिद्धांत को समाजशास्त्र में लागू करता है। तो वह एक फंक्शनलिस्ट है, यानी वो समाज कैसे चलता है इसको बनाए रखने में की व्याख्या करता है। तो इसका उत्तर, अगर ये परिभाषा आप समझ गए तो इसका उत्तर क्या है, टॉलकट पार्सन होगा। जो उसने ये जो भाषा काम में ली गई है ये टॉलकट पार्सन की किताब से, एक आर्टिकल से ली गई है, जो अंग्रेजी में है दैट पावर इज ए जनरलाइज्ड मीडियम ऑफ मोबिलाइजिंग कमिटमेंट्स और ऑब्लिगेशंस फॉर इफेक्टिव कलेक्टिव एक्शन। ये अंग्रेजी में है, जो हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। यह उसके लेख ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल पावर जो 1963 में प्रकाशित हुआ उसमें है, जो बाद में उसकी पुस्तक सोशियोलॉजिकल थियरी एंड मॉडर्न सोसाइटी जो 1967 में प्रकाशित हुई थी उसमें सम्मिलित किया गया था। क्लियर? ये 19वां सवाल आपका हुआ। चलिए 20वां सवाल क्या है? 20वां सवाल है कि मौजूदा शक्ति पैटर्न के संबंध में स्वतंत्रता या स्वायत्तता की भावना का पता लगाने के लिए शक्ति का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? अब ये देखो, आपको अगर मालूम होना चाहिए कि त्रिआयामी सिद्धांत की बात कौन करता है। अगर आपने पावर को पढ़ा है ढंग से तो पावर के जो बहुत सारे दार्शनिक हैं उसमें से एक दार्शनिक है जो कि त्रिआयामी, सिर्फ एकमात्र दार्शनिक है जो त्रिआयामी सिद्धांत देता है, और वो कौन है? वो है स्टीवन ल्यूक्स। स्टीवन ल्यूक्स ने अपनी पुस्तक पावर ए रेडिकल व्यू 1974, पावर ए रेडिकल व्यू, इसमें 3 डायमेंशन दिए हैं। कौन कौन से डायमेंशन दिए हैं इसमें, तो बाकी जो हैं वो तो काम के नहीं है। उसने कौन कौन से दिए हैं? उसने कहा है कि पहला आयाम तो वो यह है जो संघर्षों पर ध्यान केंद्रित करता है, जहां निर्णय लेने में शक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि किसी प्रतियोगिता में कौन जीत रहा है, पावर का एक डायमेंशन यह है कि जीतने वाले को पास पावर है। दूसरा डायमेंशन क्या है कि वह ये शक्ति का प्रयोग होता है जिसमें कि निर्णय न ले सके इसके लिए बाध्य किया जाता है। जैसे आप किसी कमेटी की मीटिंग हो और उस मीटिंग के अंदर आपके पास एक एजेंडा हो जिसमें आपको मालूम हो कि इस मीटिंग में कमेटी का ये मेंबर इसके विरोध में वोट डालेगा, तो उसको मीटिंग का एजेंडा ही ना भेजा जाए, तो निर्णय नहीं ले सकता, उसको पता ही नहीं एजेंडा क्या है, उसको प्रिवेंट कर दिया जाए। दैट इज सेकंड पावर, सेकंड डायमेंशन ऑफ पावर। और तीसरा यह है कि निर्णय लेने से पहले, जैसे कमेटी के अंदर एक निर्णय लिया जा रहा है, तो जो चेयरमैन होगा या जो एक्सक्यूज मी कमेटी का कन्वीनर होगा, वो सदस्यों को कमेटी होने से पहले अलग अलग तरह से प्रभावित कर देगा। किसी को मित्रता के नाते, किसी को कोई दूसरे सिद्धांत बताकर, किसी को लालच से, किसी को किसी प्रकार से भय दिखाकर, जिससे कि वो निर्णय में उसके हामी भर सके, तो वो भी पावर का एक प्रयोग है।
तो ये 3 प्रकार के डायमेंशन होते हैं पावर के, जो किसने बताए हैं? ये बताए हैं स्टीवन ल्यूक्स ने अपनी पुस्तक पावर ए रेडिकल व्यू में। इसलिए इसका उत्तर होगा स्टीवन ल्यूक्स, नंबर 2। ठीक है। 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है कि वैश्वीकरण के युग में स्टीफन क्रेसनर के द्वारा चिन्हित संप्रभुता के प्रमुख उपयोग धारणाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? अब देखिए, ये तो एक फैक्चुअल प्रश्न है। ये आपको तब पता होगा जब आपने स्टीफन क्रेसनर का नाम सुना हो, जब आपने उसकी पुस्तक पढ़ी हो, और वो पुस्तक का नाम है सॉवरेनिटी ऑर्गेनाइज्ड हाइपोक्रेसी 1999। सॉवरेनिटी ऑर्गेनाइज्ड हाइपोक्रेसी 1999। ये किताब आपने पढ़ी हो, या इस किताब का रेफरेंस कहीं आपने पढ़ा हो, तो आप बता सकते हैं कि उसने कौन कौन सी धाराओं का काम किया। उसने ये चारों धाराएं जो हैं, चारों जो ये संप्रभुता हैं, इसकी बात की है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा थर्ड, ABCD सही है। ये तो तथ्यों पर आधारित प्रश्न है। इसी प्रकार से प्रश्न 22वां देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा औचित्यपूर्णता के उदार दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? लिबरल कॉन्सेप्ट नहीं है। लेजिटिमेसी का लिबरल कॉन्सेप्ट कौन सा नहीं है? अब अगर आपने लिबरलिज्म में उदारवाद पढ़ रखा है, तो आप इसका उत्तर बड़े आसानी से दे सकते हैं, ढंग से पढ़ा है तो। उदारवाद की क्या विशेषताएं होती है? उदारवाद सहमति पर आधारित होता है, तो इसमें चौथा नंबर सहमति है, तो वो तो सही है। वो तो उदारवाद के दृष्टिकोण से संबंधित होता है कि वो सहमति पर आधारित सरकार होती है। वो संविधानवाद पे भी आधारित होती है, वो फर्स्ट नंबर, वो भी सही है। इसलिए ये तो आंसर हो नहीं सकते। अब 2 बचे, औचित्यता नीचे से उत्पन्न होती है, औचित्यता ऊपर से उत्पन्न होती है। भैया, जब सहमति नीचे से दी जाती है, जनता देती है सहमति, तो औचित्यता नीचे से तो होगी, ऊपर से कहाँ से? ईश्वर से थोड़ी होगी। ईश्वर की अवधारणा मानते नहीं उदारवादी। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा कि औचित्यता ऊपर से उत्पन्न होती है, ये गलत है। यानी थर्ड इसका उत्तर होगा। यानी सवालों को थोड़ा सा देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ढंग से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएंगे। अब आइए आप 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न जो है वो है आपका कि सत्र में कांग्रेस सार्वजनिक प्रदर्शन पर कांग्रेस है, जबकि अपने समिति कक्ष में कांग्रेस काम पर कांग्रेस है। अमेरिका की कांग्रेस के संदर्भ में कथन निम्नलिखित में से किसका है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जेम्स ब्राइस, हैरोल्ड लास्की, IM मैकाइवर और वुड्रो विल्सन। अब देखिए, ऐसा है कि इसमें अगर आप ढंग से पढ़ें तो आप देखेंगे हैरोल्ड लास्की ने अमेरिका के संविधान पर बहुत कुछ नहीं लिखा है। मैकाइवर ने भी नहीं लिखा है बहुत कुछ स्पष्ट रूप से, और वुड्रो विल्सन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में लिखता है, वो भी बहुत ज्यादा उसने अमेरिका के संविधान की, ये संसद के ऊपर नहीं लिखा होगा। तो प्रोबेबल कुछ आंसर लगता है कि ये जेम्स ब्राइस होगा। मतलब ये तो लॉजिकल बता रहा हूं मैं आपको। अब इसका आधार क्या है, एविडेंस क्या है कि ये आंसर सही है? क्यों सही है? क्योंकि जेम्स ब्राइस जो था वो एक इंग्लैंड का पॉलिटिशियन था, जो अमेरिका में 5 साल तक वह रहा था एम्बेसडर, 1907 से 1913 तक। और चूंकि वो प्रोफेसर भी था, वो एकेडमिशियन भी था, वो पॉलिटिशियन भी था, और बहुत कुछ था, तो उसने ये स्टेटमेंट अपना जो लिया है, वो उसकी बहुत लोकप्रिय पुस्तक है, अमेरिका के संविधान के कैसा कार्य करता है उसके ऊपर। उस किताब का नाम है द अमेरिकन कॉमनवेल्थ, जो 1988 में प्रकाशित हुई। उसमें ये सेंटेंस लिखा हुआ है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये तब आप समझेंगे। ये कहना ये चाह रहा है कि वास्तव में जो कांग्रेस होती है, जैसे भारत में भी देख सकते हैं, संसद ऐसी होती है सब जगह, कि संसद में असली काम तो कमिटीज करती है। कोई भी बिल आता है तो उसको हम कमेटी को भेज देते हैं, फिर वो कमेटी सारा काम करके, उस पर बहस करके, उसके तर्क निकाल कर और उसका निर्णय लेकर, और वो वापस से अपनी रिपोर्ट देती है। तब संसद फिर उसको पास करती है, नहीं करती है, कहीं मॉडिफाई करती है थोड़ा बहुत। 90% तो पास ही कर देती है, क्योंकि कमेटी में
सब तरह के लोग होते हैं, सारे सारे पार्टीज के लोग होते हैं उनके अनुपात के हिसाब से, जो जीते हुए उनके अनुपात से उसमें होते हैं, इसलिए सारी बहस तो कमेटी में हो जाती है। तो असली जो संसद है वो तो कमेटी में चलती है। जो संसद में बहस होती है वो तो आप देख ही रहे हो, हमारे भारत में भी अभी हो रही है, 2 दिन से बहस चल रही है कि संसद होने नहीं दे रहे, संसद हो ही नहीं रही है। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, रोज किसी न किसी बात पर वॉकआउट हो जाता है, संसद को कह देते हैं स्थगित की गई। तो वो ये कह रहा है, ये बात उसने कब कही थी, 1888 में उसने बता दिया था ये, कि संसद तो जो चलती है वो तो पब्लिक एग्जीबिशन होता है, यानी वो तो दुनिया को दिखाने के लिए वहां पर बर्ताव करते हैं लोग, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को बताने के लिए कि देखो मैंने इतना किया, अपनी पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए। काम जो होता है, जो संसद का असली काम है कानून बनाना, वो काम वो नहीं करते, वो कमिटीज करती है। ये बात सबसे पहले जेम्स ब्राइस ने कही थी अपनी पुस्तक द अमेरिकन कॉमनवेल्थ में 1888 में, जो आज भी अधिकतर संसदों पर लागू होती है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, जेम्स ब्राइस होगा। क्लियर। क्वेश्चन 24 है, निम्नलिखित में से किन स्थापित लोकतंत्रों में राज्य का प्रमुख सम्राट होता है। इन सब में राज्य का प्रमुख सम्राट होता है, इसलिए सवाल इसका होगा थर्ड, आंसर इसका होगा थर्ड। ठीक है। अब इसमें यह है कि जो बेल्जियम वाला है वो हेड ऑफ द स्टेट नहीं होता है, लेकिन चूंकि इसमें राज्य का प्रमुख सम्राट, इसमें कोई आंसर अलग से दे नहीं रखा है, इसलिए मेरे को मानना है कि थर्ड को ही सही माना जाए। क्वेश्चन 25वां सवाल है कि फिर ये देखिए स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उत्तर मालूम पड़ जाएगा कि सत्ता का गुण यह है कि यह व्यक्तियों को सामाजिक पहचान, स्थिरता और आश्वासन की भावना प्रदान करता है। अब ये फिर क्या है, ये सत्ता के पक्ष में बात कही गई है। ये सत्ता के पक्ष में जो बात करता है वो कौन होता है, जो परिवर्तन नहीं चाहता है वो कौन होता है, वो अरस्तु की तरह एक रूढ़िवादी विचारक होता है। सेकंड पार्ट है, सत्ता का पतन होना अकेला और भ्रमित छोड़ देता है, जो कि डेमोगोग्स और भावी तानाशाहों की विनती का शिकार बन जाता है। यानी वो एक ही बात है कि सत्ता के पक्ष में ये बात कही गई है और उसको सपोर्ट किया गया कि सत्ता में जो खत्म नहीं करनी चाहिए, यानी रिवोल्यूशनरी नहीं होना चाहिए। तो कौन लोग कहने वाले हैं इसमें, किसका कथन है, हन्ना अरेंड, थियोडोर एडोर्नो, रोजर स्क्रूटन और विलियम रिच। देखिए साहब, बाकी जो 3-4 हैं वो विलियम रिच, हन्ना अरेंड, एडोर्नो, ये तो टोटलिटेरिज्म की बात करते हैं और उसके विरुद्ध में है, यानी ये सत्ता विरोधी है एक अर्थ में। और सिर्फ रोजर स्क्रूटन जो है वो एक कंजर्वेटिव थिंकर है, कंटेम्पररी, इसलिए इसका उत्तर रोजर स्क्रूटन होगा। ठीक है। 26वां सवाल है आपका, निम्नांकित में से किस विद्वान ने यह उद्धृत किया। चलिए, तो अब इसमें आ गया मेरे पास कि लैटिन अमेरिका में शीत युद्ध के दौरान लोकतंत्र की विफलता ने इस बात की पुष्टि की कि शक्तियों का पृथक्करण लोकतंत्र के विकसित होने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। अब देखिए साहब, ये सवाल जो है, पहली बात तो इस सवाल का जो उत्तर है वो है जुआन जोस लिंच। वो इसमें गलत लिखा गया है जॉन लिंच के रूप में। ये प्रश्न आपको आरपीएससी के सामने रखना पड़ेगा। स्पेलिंग ही गलत है, शब्द ही गलत लिखा हुआ है। ही इज नॉट जॉन लिंच, ही इज जुआन जोस लिंच, जो इसका उत्तर है। और इसका उत्तर क्यों है, क्योंकि उसने, ये जो स्पेनिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, इसने एक पुस्तक लिखी थी द पेरिल्स ऑफ प्रेसिडेंशियलिज्म। ये जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है ये लोकप्रिय है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का अध्ययन करने के कारण, बाकी 3 नहीं है। इसने लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की बहुत सी अध्ययन किया और उसमें किताब है इसकी द पेरिल्स ऑफ प्रेसिडेंशियलिज्म 1990। इसमें यह कहता है कि सेपरेशन ऑफ पावर जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होती है उससे प्रजातंत्र खतरा होता है। इसलिए वहां पर चूंकि अधिकतर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इसलिए वहां बार बार डेमोक्रेसी गड़बड़ा जाती है, तानाशाह आ जाते हैं बार बार, क्योंकि वहां सेपरेशन ऑफ पावर है। ये कह रहा है कि शक्ति का पृथक्करण होने पर लोकतंत्र के विकसित होने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। ये किसने कहा है, ये जुआन जोस लिंच, जो 3rd नंबर है
इसने जॉन लिंच लिखा है, ये गलत है, ये स्पेलिंग ही गलत है और ये शब्द ही गलत है, इसलिए आप चैलेंज कर सकते हो कि साहब ये सवाल ही गलत है। अगर आपने थर्ड लिखा है तब तो सही है। चलिए अब चलते हैं अपन 27वें प्रश्न पर। 27वें प्रश्न में दिया गया है कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की शास्त्रीय या शुद्ध व्याख्या एमजेसी विले द्वारा दी गई है, पहला। और दूसरा, गैर संवैधानिक नियंत्रण और संतुलन प्रणाली की संरचनाओं में राजनीतिक प्रक्रिया और जनमत भी शामिल है। देखिए सेकंड वाला तो सही है, वैसे भी आप पॉलिटिकल साइंस अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है आपने तो कह सकते हैं कि गैर संवैधानिक नियंत्रण कौन कौन से होते हैं, राजनीतिक प्रक्रिया जनमत भी शामिल है। पॉलिटिकल प्रोसेस जो होता है और जनमत, ये तो राजनीति की नई परिभाषा में शामिल होती हैं राजनीति में, इसलिए सेकंड तो सही है ही। अब फर्स्ट जो है वो ये है कि अगर आपको नाम पता है कि एमजेसी विले कौन थे तो पहला भी सही है। एमजेसी विले जिनका नाम है मॉरिस जॉन क्राउले विले, ये ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे और इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी है जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स पर इनकी अथॉरिटी है। इनकी किताब है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड द सेपरेशन ऑफ पावर्स 1967। इसमें इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को इंग्लिश सिविल वॉर के समय से ट्रेस किया है और आगे तक ले गए, ठीक है। इसी प्रकार से इन्होंने एक और किताब लिखी है द स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिकन फेडरलिज्म 1961, जो अमेरिकन फेडरलिज्म के बारे में लिखी है, जो कि जहां पर की सेपरेशन ऑफ पावर है। तो ये हम कह सकते हैं कि इसका ये दोनों चीजें सही है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, जिसमें दोनों सही हैं, 1 और 2 सेकंड दोनों बोथ आर करेक्ट, 27 का, ठीक है। 28 में है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विकासशील राज्यों में नियम अधिनिर्णय की विशेषता नहीं है। ये तो बहुत साधारण सवाल है कि डेवलपिंग कंट्रीज में क्या नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ी समस्या डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है कि वह केवल सिद्धांत रूप में स्वतंत्र और पृथक होती है, व्यवहार में नहीं होती। सिद्धांत में तो क्योंकि जो वेस्टर्न सिस्टम है उसको हमने अडॉप्ट कर लिया है, वो तो सिद्धांत में है, लेकिन व्यवहार में वैसा सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है, कहीं पे नहीं है, क्योंकि व्यवहार में हम कुछ बड़े फ्यूडल सिस्टम में है, डेमोक्रेटिक स्पिरिट हमारी कम है। इसलिए इसका उत्तर तो बहुत आसान है, चौथा नंबर, 28 का फोर्थ। अब आइए 29वें नंबर पे। 29वां नंबर है साहब कि फिर एक कोटेशन है, बड़ा जोरदार कोटेशन है ये तो, कि वयस्कों के लिए लोकतंत्र वैसा ही है जैसा बच्चों के लिए चॉकलेट, अंतहीन रूप से लुभावना, थोड़ी मात्रा में हानि रहित, अधिक मात्रा में बीमार करने वाला। अब ये बड़ा जोरदार कोटेशन है, ये सामान्य मिलता नहीं है, मेरे को बड़ी मुश्किल हुई इसको ढूंढने में, और फिर भी ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं मिला है, सिर्फ लॉजिकल उत्तर दे रहा हूं मैं इसका कोई रिटर्न में मेरे को किसी किताब में नहीं मिला है। ये इसका जो उत्तर है वो ये है कि डी मार्केंट कौन है, ठीक है, इसको आप खोजिए। इसको खोजा तो आया कि टी मार्केंट जो है वो ब्रिटिश लेबर पॉलिटिशियन था, लेबर पार्टी का पॉलिटिशियन था। अब लेबर पार्टी का था और बाद में उसने जो नई राजनीतिक दल बना था लेबर पार्टी को तोड़ के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसका भी ये बनाने वालों में से था। तो ये लेबर पार्टी साधारणतः लेफ्टिस्ट थोड़ी होती है, लेफ्ट, ब्रिटेन के लेबर पार्टी, ये लेफ्ट का ना होकर सेंट्रलिस्ट था इस अर्थ में, क्योंकि इसने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई। तो लेफ्ट मतलब लेबर पार्टी में होते हुए भी सेंट्रलिस्ट था। तो उस सेंट्रलिस्ट होने के कारण से इसका दृष्टिकोण क्या होगा, आप देखिए इसमें इसका दृष्टिकोण क्या होगा, मार्क्सवादी नहीं हो सकता क्योंकि मार्क्सवादी नहीं था, नियो दक्षिणपंथी नहीं हो सकता क्योंकि इसके तो विरुद्ध था, ये बहुलवादी नहीं हो सकता क्योंकि यह बहुलवादी तब होता जब ये गिल्ड सोशलिस्ट होता या लास्ट की तरह डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट होता, लेकिन ये मूलतः यह कॉर्पोरेटवादी दृष्टिकोण माना जाएगा। मेरा मानना है कि इसका उत्तर कॉर्पोरेटिज्म को माना जाएगा, इसका उत्तर ये होना चाहिए मेरी दृष्टि में। हालांकि इसको बहुलवादी भी कोई कह सकता है, पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से तो नंबर 2 होना चाहिए, हो सकता है मैं गलत हूं। 30वां 30th,
ये सवाल भी बहुत आसान सवाल है। निम्नलिखित में से किन देशों में बहुमतवादी संसदीय प्रणाली पाई जाती है? ये तो है कि जहाँ पर रिप्रेजेंटेशन जो है वो सिंपल है। न्यूजीलैंड, फिनलैंड, इटली, जर्मनी, चारों में होती। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तो है नहीं इनमें, इसलिए इनको चारों को माना जाएगा। 30 का थर्ड जो है वो उसका उत्तर सही है। तो ये मैंने आपको आज 10-11 सवाल आपको बताए हैं। इनको देखिए, आगे मैं और बताऊंगा। एक साथ बहुत सारे सवाल तो आपको फिर समझ में नहीं आएंगे, थोड़ा थोड़ा करते हैं। ठीक है, नमस्कार।